नन्हा शेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस से कक्षा 6 का अध्याय 3 लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है सरकार क्या है। सरकार क्या है, यह आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वह काम कैसे करती है, वह भी हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसकी हमारे जीवन में भूमिका क्या है, वह निर्णय कैसे लेती है, सरकारें कैसी होती हैं, यह सब आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। पहले हम शॉर्ट समरी लेंगे, फिर इस अध्याय से अभ्यास के प्रश्न लेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। हर एक देश के जो निर्णय हैं वो अलग होते हैं, उसका जो काम करने का तरीका है वो अलग होता है, और ये जो सब करते हैं ये सरकार करती है। सरकार के जो निर्णय हैं वो विभिन्न विषयों पर विभिन्न हो सकते हैं। जैसे सड़कें, अगर हम बात करते हैं सड़क की, तो सरकार ही देखती है कि किस एरिया में सड़क बनानी है, किस एरिया में स्कूल बनाना है, या कहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, या कहाँ पर बिजली की आपूर्ति ज्यादा है। यह सब सरकार ही देखती है। अगर कहीं पर महंगाई है, कोई चीज आवश्यकता से अधिक महंगी है, तो उसके दाम कैसे कम करने हैं, यह सब सरकार का ही काम होता है। इसके साथ साथ सरकार सामाजिक मुद्दों पर भी अपना ध्यान रखती है। जैसे किसी गरीब की मदद कैसे करनी है, और उसके लिए वह अलग अलग कार्यक्रम चलाती रहती है। इनके अलावा जो सरकार है वह हमारी जो परिवहन की सेवाएं हैं, जैसे रेल है, बस है, यह सब वही अपने हिसाब से और लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए वहाँ पर उसका व्यवस्था करती है। ऐसे ही हमारी जो डाक सेवा है उसकी व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की जाती है। सरकार जो है वो हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, जिससे हर व्यक्ति देश का खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, और दूसरे देशों के साथ जो शांतिपूर्ण संबंध हैं उनका बनाए रखना भी सरकार का ही दायित्व है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिल रहा है, उनको सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक विपदा आई है, जैसे सुनामी हुआ या भूकंप हुआ, तो उसमें पीड़ितों की सहायता कैसे करनी है, यह सब सरकार ही व्यवस्था करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है, तो लोग न्यायालय में जाते हैं, और जो न्यायालय है वह भी सरकार का ही एक पार्ट होता है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है, हम अब ये जानते हैं। सरकार ये सब कार्य करती क्यों है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। जब एक जगह पे एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। जो निर्णय हैं उनको कुछ नियमों के माध्यम से बांधना होता है, जो सब पर सेम स्वभाव से, सेम भाव से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों का जो नियंत्रण है और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम भी बनाती है, निर्णय भी लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को उन्हें मानने के लिए बाध्य भी करती है। सरकार के स्तर की बात करें, तो सरकार के जो स्तर हैं वो 3 हैं। पहला होता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर क्या होता है कि जो गांव, शहर, मोहल्ले की जो हमारी व्यवस्था होती है उसको हम स्थानीय स्तर बोलते हैं। और जो हमारी राज्य, जैसे हरियाणा हुआ, असम हुआ, पंजाब हुआ, ये जो होती हैं इनकी सरकारें, इनको हम राज्य स्तर की सरकारें बोलते हैं। और जो पूरे देश का काम देखती है उसको हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार बोलते हैं। तो सरकार के यहाँ पर 3 पार्ट हुए। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तरीय, और तीसरा राष्ट्रीय। अब हम बात करते हैं सरकार की। सरकार कानून कैसे बनाती है। सरकार जो कानून बनाती है वो देश में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होते हैं, और वो सभी को मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए
बाध्य भी करे। उदाहरण के लिए एक कानून की बात करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? लाइसेंस की, जो ड्राइविंग लाइसेंस हम बोलते हैं। अगर किसी के पास वो लाइसेंस नहीं होता तो वह गाड़ी नहीं चलाता। अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसको पकड़ा जाता है और पकड़कर उसको जुर्माना या सजा होती है। तो इस तरह से जो कानून है वो सरकार ही बनाती है। अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में लोगों को ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। जो लोकतंत्र होता है उसमें सरकार जो बनती है वो लोगों से ही बनती है। लोग उसे चुनाव के माध्यम से, हर साल हम देखते हैं कि 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं, वो लोग जो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं उसमें लोग वोट डालते हैं। वोट से ही अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय जो कदम उठाती है उनका आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। इसी तरह एक दूसरी सरकार होती है जिसको बोलते हैं राजतंत्रीय सरकार। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सरकार के कौन कौन से रूप हैं। पहला है लोकतांत्रिक और दूसरा है राज्यतंत्रीय सरकार। इसमें क्या होता है राजतंत्रीय में? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की ताकत होती है और जो भी अधिकार होते हैं वो राजा रानी के पास ही होते हैं और सरकार भी राजा रानी के ही कहने पर चलती है। राजा के पास इसमें छोटे सा एक समूह होता है जो उसके सलाहकारों का होता है। इसे विभिन्न मुद्दों पर वो चर्चा करता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है उसको राजा या रानी ही अपने हिसाब से लेते हैं। और ना ही इस राज्यतंत्रीय में निर्णय का कोई आधार उनको किसी को बताना होता है और ना ही किसी को कोई सफाई देनी होती है। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार और राज्यतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है? तो ये आगे अभ्यास का प्रश्न भी होगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा। सरकार कानून बनाती है और कानून को अगर ढंग से पालन नहीं किया जाता तो उसके लिए ठोस कदम भी उठाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म को या उसकी जाति के आधार पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून गलत हैं। तो इस हिसाब से कानूनों को दोबारा देखा भी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। जो भारत है वो एक लोकतंत्र है। इसके अंदर जो व्यवस्था है, जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है। और अगर हम बात करते हैं संसार में और भी कई देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन यह लोकतंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह के जो है आंदोलन हुए हैं, जो हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र की मुख्य बात क्या होती है? लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, लोकतंत्र में जो शक्ति होती है शासन की वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। और लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों को नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसका पता कैसे चलता है? जो 1931 में महात्मा गांधी जी ने एक यंग इंडिया पत्रिका आती थी उस समय उन्होंने लिखा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं है या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह महात्मा गांधी जी के विचार थे जो उन्होंने 1931 में लिखे थे। उसके बाद ही भारत में जो है गरीब लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला था। और ऐसे ही अगर हम संसार की बात करते हैं, यूएस या इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां पर भी जो वोट देने का अधिकार है महिलाओं को, वो शुरू से नहीं था। तो उसको लेने के लिए उन्होंने वहां पर बहुत सारे आंदोलन किए। और इसकी आवश्यकता कब पड़ी? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब जो लोग थे वो युद्ध में चले गए और उनका काम संभालने के लिए पीछे से औरतों को काम करना पड़ा। तब जाके लोगों को आश्चर्य हुआ कि लोगों का काम महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष को
महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं ने जो ये अधिकार लिया, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा त्याग भी था। बहुत जगह पर औरतों ने लोहे की जंजीरों में बंधकर प्रदर्शन किए, और यही नहीं, बहुत सारी औरतें जेल भी गई, भूख हड़ताल भी की, तब जाकर उनको मताधिकार का यह अधिकार मिला। और जो अमेरिका है, अमेरिका में जो औरतों को वोट देने का अधिकार है, वो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब हुआ सरकार क्या होती है। एक सूची बनाइए कि किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा कि सरकार हमारे जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है, तो उसकी एक सूची बनाइए। तो सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का एक अनिवार्य अंग है। सरकार प्रशासन चलाती है और उस पर नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाती है और कानून को लागू भी जो करती है, वो सरकार ही होती है। तो यह वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा का निर्माण होता है तथा इसकी अभिव्यक्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि सरकार हमें प्रभावित कैसे करती है। तो सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, शांति व्यवस्था को बनाने का दायित्व सरकार का होता है, सरकार कानून बनाती है, सरकार लोगों को प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी या भूकंप से बचाती है, नागरिकों को प्राप्त भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। सरकार नागरिकों को परिवहन की सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे रेल और बस। अगला प्रश्न है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्यों जरूरत है? सरकार कानून जो बनाती है, जो नियम बनाती है, उसकी क्या जरूरत है? इसका उत्तर है, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का होना आवश्यक है। नियमों से लोग के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है तथा अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अलग अलग अपराध का अलग अलग ही जो होता है, वो जुर्माना उसको देना पड़ता है। फलस्वरूप लोगों का जीवन एवं संपत्ति सुरक्षित रहती है। इसलिए सरकार नियमों को कानून रूप देकर सभी को बाध्य करती है कि उन नियमों को माना जाए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक जो लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र में क्या लक्षण होते हैं? सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है, क्योंकि लोग उसको चुनकर भेजते हैं। ऐसा चुनावों के माध्यम से होता है, तो जो सरकार चुनी जाती है उसके लिए वोटिंग होती है, और इसमें जो वयस्क नागरिक होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको सफाई देनी पड़ती है कि उसने कोई कानून बनाया तो क्यों बनाया, उसने कोई चीज की है तो वो क्यों की है। यदि सरकार अपनी नीतियों पर खरी नहीं उतरती तो लोग अगले चुनाव में उसे बदल भी सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या है? महिला मताधिकार, जैसे हमने अध्याय में भी पढ़ा, महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं होता था। अतः महिलाओं ने मताधिकार पाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष में जो ये शुरू हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था, जब जो आदमी थे वो तो युद्ध में चले गए और उनका जो कार्य था वो औरतों ने संभालना शुरू किया, और औरतों ने उसको इतने अच्छे से संभाला तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने अपने मत को देने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसको महिला मताधिकार आंदोलन बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारी जो महिलाएं थी वो भूख हड़ताल भी की, जेलों में भी गई। तो ये सब जो हुआ, ये महिलाओं का मताधिकार पाने के लिए हुआ। इसकी उपलब्धि क्या हुई? इसकी उपलब्धि थी 1920 था, उसमें अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया था। और बाद में जैसे 1931 के बाद जो ये महिलाओं की उपलब्धि को देखते देखते गरीबों को भी जैसे भारत जैसे देशों में वोट देने का अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं।
बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो यहाँ जो हमारा विचार है, हम इसका उत्तर अगर सोचते हैं, तो हमें लगता है कि सभी को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अशिक्षित है, सभी को जो है मताधिकार देने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता, तो ये एक भेदभाव का ही रूप माना जाएगा। और इस भेदभाव का रूप कैसे होता है? अगर मताधिकार का जो है, वो लोकतंत्र का एक मौलिक अधिकार है। समानता, अगर मताधिकार किसी को नहीं है, इसका मतलब जो समानता का जो अधिकार है, जो समानता का मूल आधार है लोकतंत्र में, वो उसको नहीं मान रहे हैं। और कानून का जो प्रभाव है, सभी पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए जो कानून बनाने का जो भागीदारी है, वो सभी की होनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। सभी नागरिक सरकार को, देश को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं, तो सभी को प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। और सबका जो मताधिकार है, वो समाज में क्या लाता है? आत्मसम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है।